शंकाएं होती हैं, ऐसी बहुत सी वैल्यूएबल एक डिस्कशन ये इसमें रहता है। 3 घंटे हमने विचार किया। आज का जो विषय था वो था ग्रिड स्टेबिलिटी, अर्थात अलग अलग प्रकार की पावर जनरेशन और उसमें डिमांड, इसका समन्वय संतुलन बिठाते हुए ग्रिड जो है अपने आप में स्टेबल रखा जाए। अगर ग्रिड स्टेबिलिटी को कोई खतरा होता है तो पावर सेक्टर सारे का सारा बैठ सकता है, ठप हो सकता है। दुनिया भर में कई बार ऐसे विषय देखने को मिले हैं जहां इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाता तो कभी कभी एक साथ बहुत बड़ा झटका भी लगता है, गैप भी आता है। विदेशों में भी कई घटनाएं हुई हैं, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसी होती हैं। पिछले दिनों में गुजरात में घटना हो गई थी। तो ये जो संतुलन है पावर सप्लाई का और पावर की डिमांड का, इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब चूँकि सोलर एक ऐसी पावर है जो डे टाइम में ही हमको मिलती है, 24 आवर सप्लाई नहीं मिलती है। ऐसे ही विंड पावर है, वो भी जब कभी हवा चलती है तभी मिलती है। अन्यथा सबसे अच्छी जो पावर है जो लगातार ज़्यादा समय मिल सकती है वो न्यूक्लियर मिलती है, इसके बाद थर्मल मिलती है, या हाइड्रो पावर भी पानी की उपलब्धता के हिसाब से मिलती है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग पावर की जनरेशन, फिर डिमांड भी अलग अलग रहती है। कभी मानो खेती का सीजन है, कभी कोई अन्य प्रकार के समय समय पर डिमांड उठती है। सर्दियों में डिमांड अलग टाइप की होती है, गर्मी में डिमांड अलग टाइप की होती है। तो साल में एक बार पीक डिमांड ऐसी भी बीच में कभी आती है, उसकी तैयारी भी हमको करनी पड़ती है। 2024 में ये पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट ये हुई थी। बहुत मामूली 0.01% डेफिसिट हमारा उस समय रहा था, वरना हमने पूरा समय पावर को साल भर ठीक रखा था। अगली डिमांड जो 25 में फिर उस बाद कम हुई, 2026 में पीक डिमांड हमारा अनुमान 271 गीगावाट का था। और आपकी जानकारी के लिए 21 मई को 270.8 गीगावाट ये पावर की डिमांड हुई, जबकि हमारी जनरेशन की कैपेसिटी उस दिन भी 283 गीगावाट थी। अर्थात हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी से भी डिमांड कम रही, हम उसको ठीक से पूरा कर पाए, उसमें कहीं कठिनाई नहीं आई। और अगले वर्ष में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 330 गीगावाट की भी डिमांड अगर आती है पीक डिमांड, उसको हम पूरा करेंगे। अब धीरे धीरे डिमांड चूँकि बढ़ रही है और विशेष तौर पर इस वर्ष से उसको और भी हम संभावना देख रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कठिनाई आई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसकी डिमांड भी पावर से पूरी की जाए। ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ऐसे ही इंडक्शन के जो हमारे बर्तन, जो खाने पीने के हमारे गैस की जगह उसका उपयोग बिजली के द्वारा उसको पूरा कर सके। आगे चल कर के AI के नाते से और हमारा जो डाटा सेंटर है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो इस सारी डिमांड को बढ़ने के लिए हमारी पावर की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से हम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई, बहुत असरदार ये चर्चा रही। इन सुझावों पर हम सब काम करेंगे और आगे आने वाले समय में हम देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है, उस आह्वान के हिसाब से हम देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि पावर की कमी नहीं आने देंगे, पावर हमेशा डेफिसिट की बजाय सरप्लस रहेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। सर, हरियाणा को लेकर के तमाम राज्यों का उत्पादन, जो बिजली उत्पादन का क्षेत्र में किस तरीके का स्थिति है सर? क्योंकि अब सोलर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ऐसे में राज्यों की स्थिति अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। जहाँ तक सोलर की बात है, राजस्थान, गुजरात, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 40 गीगावाट के पावर का उत्पादन यानी सोलर का हो रहा है। वहाँ की कठिनाई ये है कि अभी उसको इवैक्यूएट करने के लिए जितना ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए वो अभी अंडर प्रोसेस है, एक अंडर जिसको निर्माणाधीन कह सकते हैं, कुछ समय और लगेगा। अभी तो सोलर जितनी बनती है उस पूरे का उपयोग भी हम कर नहीं पाते हैं। सोलर भी बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन भी बढ़ेगी, उस पावर को इवैक्यूएट करके दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे और दिन के समय के बजाय उसको पीक आवर्स में यूज़ किया जाए। उसके लिए स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज, इसके प्रोजेक्ट भी जगह जगह लग रहे हैं। तो इसलिए इस सारी प्रोसेस में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पहाड़ी राज्यों का विषय है, पहाड़ी राज्यों में क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, नदियाँ चलती हैं, तो उसमें हम हाइड्रो पावर का भी जगह जगह जो प्लांट लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में लग रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में लग रहे हैं। सभी प्रदेशों में हाइड्रो की कैपेसिटी जो हमारी बढ़ रही है उसका उपयोग हम कर रहे हैं। मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है वो लग नहीं रहा कि जल्दी सुलझेगा, तो सेल्फ सफिशिएंट बनने
करने के लिए आपने बोला कि ईवी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बाकी क्या और चीजें हैं या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर और आगे आने वाले टाइम में काम? मैंने बताया क्योंकि ज़्यादा अफेक्ट जो हमारा पड़ा है पेट्रोलियम पदार्थों पर ही पड़ा है। हमने जैसे प्रधानमंत्री जी ने सम अपील भी की है कि हम अपनी इसकी कंजम्पशन कम करें, तो कंजम्पशन कम करने का एक ये है कि हम सामूहिक जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर आएँ, शेयरिंग करके चलें, गाड़ियाँ कम चलाएं। वहीं दूसरा है ईवीज के ऊपर फोकस अब कंपनीज का गया है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे चार्जिंग सेंटर्स हैं वो हम बढ़ाएंगे और उसके बाद बिजली की जो जरूरत पड़ेगी उसको पूरा हम करेंगे। इसलिए कोई और कठिनाई, जहाँ तक गैस का विषय है, गैस की अगर आवश्यकता पड़ने पर बिजली द्वारा चलने वाले जो हमारे रसोई के इम्प्लीमेंट्स हैं, जितने भी इंडक्शन के बर्तन हैं, चूल्हा है, बाकी सब चीज़ें बिजली पर अगर चलेंगी तो उसकी पूर्ति हम करेंगे। इसके अलावा कोई वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्बेंस है पावर में, इसके नाते से और कोई विषय। सर अभी ये सोलर सिस्टम जो है आम आदमी की पहुंच से अभी भी बाहर है, हालांकि रियायत गवर्नमेंट देती है, क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए और कोई हम और ज़्यादा सोच रहे हैं कि और ज़्यादा रियायत दी जाए ताकि आम आदमी। सभी प्रदेश इसकी अपने अपने स्तर पर योजना बना रहे हैं। MNRE की स्कीमें हैं जो सब बताई जा रही हैं, उसके अंदर पर किलोवाट सोलर पावर पर 30,000 रुपये का जो कंसेशन दिया जा रहा है। साथ में स्टेट्स ने भी उसको टॉपअप किया है। जैसे मुझे कल हरियाणा के लोगों ने बताया कि 20,000 रुपया पर किलोवाट के पर एक सोलर सिस्टम के हिसाब से उन्होंने टॉपअप किया है। और भी आगे चल करके बैटरी युक्त स्टैंड अलोन ऐसे जो सिस्टम है वो लगे, इस पर और भी स्टेट्स भी सोच रही हैं, सेंटर भी सोच रहा है। अगले समय में इसको और तेज गति दी जाएगी, ऐसा हमारा MNRE डिपार्टमेंट जो है उसका कहना है। सर 1 जून से सोलर में बताया जा रहा है कि DCR पैनल्स कंपलसरी कर दिए गए हैं और उसकी कॉस्टिंग बढ़ने की बात आ रही है। और क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सोलर लगेगा तभी उत्तरी क्षेत्र का जो है अच्छी तरह डेवलपमेंट हो पाएगा, लेकिन लोग चर्चाएं चला रहे हैं कि इसके बढ़ने से बोझ बढ़ गया और बहुत लोग शायद बैकअप कर ले लगवाने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, ये बात ठीक है कि 1 जून से ये जो प्रावधान आपने बताया है ये किया गया है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो विद इन रीच रहे, इसके ऊपर चर्चा हमने की है और इसका जरूर कोई ना कोई आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा और हम जनता के ऊपर इतना बोझ नहीं डालने देंगे जिससे जनता की अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा विषय नहीं आने देंगे। सर हरियाणा पावर डिपार्टमेंट की भी मीटिंग की आपने, किस तरीके की स्थिति है? कल तमाम अधिकारियों के साथ बैठे थे। मैं हर प्रदेश में जा रहा हूं और प्रदेश के अंदर पावर डिपार्टमेंट, महुआ डिपार्टमेंट के जो अलग अलग समय में उनकी बैठकें ले रहा हूं। पिछले 4 दिन में 4 प्रदेशों की मैंने बैठक ली है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और कल हरियाणा। वैसे हम सब लोग हर एक प्रदेश में जा करके वहीं पर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। सर प्रीपेड मीटर को लेकर आपके विभाग ने योजना क्या रखी, उसमें आगे बढ़ रहे हैं सर? प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर के रूप में, स्मार्ट प्रीपेड मीटर हर एक स्टेट को टारगेट दिए गए हैं कि स्मार्ट मीटर से ज़्यादा ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से जो चोरी की संभावनाएं हैं वो समाप्त होती हैं। हर किसी को अपने घर की प्लान बनाने में भी आसानी होती है। अगर किसी को लगता है कि मेरा पर्टिकुलर किसी जो अप्लायंसेज में बिल ज़्यादा आता है वो अपना कंट्रोल कर सकता है और समय समय पर उसका अपनी प्लानिंग जो है खर्चे के हिसाब से भी ठीक बैठती है। जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उसका अगला फेज है प्रीपेड करना। प्रीपेड भी सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिसेज, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज, उसमें प्रीपेड किया जाएगा। फिर हाई एंड यूजर्स उनको प्रीपेड किया जाएगा। छोटे जो कंज्यूमर हैं उनको प्रीपेड से अभी मुक्त रखा है। आगे चल के जैसे योजना होगी बताएंगे। सर 3 महीने का टारगेट दिया शायद आपने हरियाणा को कि 3 महीने के अंदर सरकारी कर्मचारी हर एक स्टेट का अपना अपना टारगेट सर होता कई है। राज्य जो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हालांकि गरीब परिवारों को कम रेट पे प्रति यूनिट बिजली तो दी जा रही है कई राज्यों में, लेकिन एक दो राज्य ऐसे जो बिल्कुल मुफ्त बिजली की बात चुनाव में करते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें सर, आप देखिए ये हर स्टेट का अपना अपना एक योजना होती है। हमारा तो एक ही है कि जो रेगुलेटर कंपनीज होती हैं, रेगुलेटर्स उनको बाध्य करते हैं कि जितने की कॉस्ट है उसका रेवेन्यू उतना आना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेट्स अपने हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें हमारा केंद्र की ओर से कोई दखलंदाजी नहीं है। कंट्री जो है सक्षम है खुद के जो यूज के लिए, हम पड़ोसी देशों को दे रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हुए हैं, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। आगे चल करके म्यांमार और श्रीलंका, उनके साथ भी हम करार करेंगे। जब उनकी आवश्यकता होती है, हम दे सकते तो देते हैं, हमारी आवश्यकता के समय वहाँ सरप्लस है तो वो हमको देते हैं। और इसका जो हिसाब किताब है वो जो भी रेट्स होते हैं उस रेट्स के हिसाब से किया जाता है। धन्यवाद। भाई साहब अब आराम से उठाना